आज है 22 सितंबर सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्कार। हरकारा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की अदानी पर हुई मेहरबानी की, जहां महज ₹1 प्रति एकड़ के रेट पर 1020 एकड़ जमीन दे दी गई। साथ ही जानेंगे H-1B वीजा पर आए बड़े यू टर्न के बारे में। क्या अब आपको वाकई देनी होगी $1 लाख की फीस? लालू परिवार में एक बाहरी को लेकर क्यों छिड़ी है रार? और चुनावों से ठीक पहले वोटर लिस्ट में किस बड़े फेरबदल की तैयारी हो रही है? इसके अलावा हम बात करेंगे गरबा में संस्कारी पुलिसिंग की और जानेंगे कि कैसे ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को झटका देते हुए फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। चलिए पहली सुर्खी पर। बिहार के भागलपुर में अदानी पावर को 1020 एकड़ जमीन मिली है। ये जमीन 25 साल की लीज पर दी गई है और किराया है सिर्फ ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। इस जमीन पर एक पावर प्लांट बनाया जाएगा। ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब स्थानीय गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनकी खेती की जमीन, खासकर आम और लीची के बागानों के बदले, राज्य सरकार ने उन्हें पूरा या उचित मुआवजा नहीं दिया है। जमीन मुआवजे के इस मामले पर कुख्यात सृजन घोटाले की छाया भी मंडरा रही है। किसानों को डर है कि अगर उन्हें कुछ मुआवजा मिल भी गया, तो उनके पास आगे गुजारा करने का कोई साधन नहीं बचेगा। द वायर में आथिरा पेरेंचेरी की लंबी रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह के लिए यह एक अप्रत्याशित लाभ का सौदा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य में पहले से ही वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। ऐसे में एक और कोयला आधारित बिजली प्लांट लगाने की योजना ने स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के साथ साथ भारत के जलवायु लक्ष्यों और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने की कोशिशों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। इनमें भागलपुर के पीरपैंती में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 2,400 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट भी शामिल था। मोदी ने कहा था कि इससे बिहार पावर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये बिहार का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का निवेश होगा जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल लो एमिशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि अगले 25 सालों तक इस प्लांट का निर्माण, मालिकाना हक और संचालन अदानी पावर लिमिटेड करेगी। मोदी के कार्यक्रम से 2 दिन पहले 13 सितंबर को अदानी पावर ने बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ 25 साल का पावर सप्लाई एग्रीमेंट किया था। इस समझौते के तहत अदानी पावर डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट मॉडल पर एक ग्रीनफील्ड पावर प्लांट स्थापित करेगा, जिसमें 800 मेगावाट की 3 इकाइयां होंगी। इस प्रोजेक्ट की बोली में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर और बजाज समूह की ललित पावर भी शामिल थी, लेकिन पिछले महीने अदानी पावर को यह प्रोजेक्ट मिल गया। अदानी समूह के बयान के अनुसार पहली यूनिट 48 महीने के भीतर और आखिरी यूनिट 60 महीने के भीतर चालू हो जाएगी। इस परियोजना में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्लांट से पैदा होने वाली बिजली राज्य को ₹6.75 प्रति यूनिट के भाव पर बेची जाएगी। लेकिन इस समझौते की सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि अदानी पावर को 1020 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के किराए पर मिलेगी। गांव वालों का कहना है कि कई जमीन मालिकों को अलग अलग दरों पर मुआवजा मिला है और उन्हें समझ नहीं आया कि एक जैसी दर क्यों नहीं लागू की गई। उनका यह भी आरोप है कि कुछ जमीन मालिकों को वो पूरा मुआवजा भी नहीं मिला, जो 12 साल पहले तय हुआ था। अगली खबर चुनावों से जुड़ी है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों यानी सोस को 30 सितंबर तक एक खास तैयारी पूरी करने को कहा है। इस तैयारी का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी स। आसान भाषा में कहें तो यह वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर सुधार और उसे अपडेट करने की प्रक्रिया है। द हिंदू के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में आखिरी बार ऐसा बड़ा रिवीजन 2002 और 2004 के बीच हुआ था। ये कदम आगामी चुनावों के लिए वोटर लिस्ट को सटीक बनाने की एक बड़ी कवायद का हिस्सा है, ताकि चुनावी प्रक्रिया साफ सुथरी रह सके। आयोग ये पक्का करना चाहता है कि सभी योग्य वोटरों को लिस्ट में शामिल किया जाए और गलत नामों को हटा दिया जाए। अब बात राजनीति के गलियारों की। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद के परिवार में एक बार फिर मतभेद की खबरें हैं। इस बार विवाद के केंद्र में है तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव। लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट किए,
जिन्हें सीधे तौर पर संजय यादव पर निशाना माना जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद और भाई तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनफॉलो भी कर दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब रोहिणी ने एक पोस्ट को रीपोस्ट किया, जिसमें लिखा था, आगे की सीट हमेशा शीर्ष नेतृत्व के लिए होती है, हम किसी और को आगे की सीट पर बैठे हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पोस्ट को तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा के दौरान संजय यादव के आगे की सीट पर बैठने के संदर्भ में देखा गया। आरजेडी के एक सूत्र ने बताया कि रोहिणी की इस पोस्ट से पार्टी के पहले परिवार में हंगामा मच गया। इसके बाद पार्टी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और यात्रा के दौरान दलित नेताओं को आगे की सीट पर बैठाया। रोहिणी, जिन्होंने 2022 में अपने पिता को किडनी दान की थी, सारण से लोकसभा चुनाव लड़ी थी और मामूली अंतर से हार गई थी। हालांकि परिवार के किसी सदस्य ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन परिवार से अलग थलग चल रहे उनके भाई तेज प्रताप यादव ने कहा, मेरी बहन ने बहुत जायज़ सवाल उठाए हैं। उनकी चिंताएं सही हैं। संजय यादव हरियाणा से हैं और 2024 में राज्यसभा सांसद बने। पिछले कुछ सालों में पार्टी में उनका प्रभाव काफ़ी बढ़ा है और अब तेजस्वी की लगभग सभी बैठकें उन्हीं के जरिए होती हैं। अब एक बड़ी खबर H1B वीज़ा को लेकर। एपी की खबर के अनुसार व्हाइट हाउस को ये साफ करना पड़ा है कि कुशल कामगारों के लिए H1B वीज़ा पर लगाया गया नया $1 लाख का शुल्क सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगा। यानी जो लोग पहले से H1B वीज़ा पर हैं या उसे रिन्यू करा रहे हैं, उन पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने एक्स पर पोस्ट किया कि जो लोग पहले से H1B वीज़ा धारक हैं और देश से बाहर हैं, उनसे अमेरिका में दोबारा आने पर $1 लाख नहीं लिया जाएगा। यह नियम केवल नए वीज़ा पर लागू होगा, न कि रिन्यूअल पर। दरअसल, इससे पहले अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लिटनिक ने कहा था कि यह भारी भरकम शुल्क हर साल देना होगा और यह नए और पुराने दोनों तरह के वीज़ा धारकों पर लागू होगा। लेकिन नए नियम लागू होने से कुछ घंटे पहले ही व्हाइट हाउस ने स्थिति साफ कर दी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक परेशान करने वाली खबर है। यहाँ एक मस्जिद के इमाम कारी मुस्तकीम के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इमाम ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनसे राम राम कहने को कहा। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उन लोगों ने उनकी साइकिल रोक ली और ज़बरदस्ती राम राम बुलवाने की कोशिश की। ऐसा न करने पर उन्हें बुरी तरह पीटा गया, उनकी दाढ़ी नोच ली गई और पाकिस्तान चले जाने को कहा गया। वहीं दैनिक भास्कर के अनुसार एसपी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि यह साधारण मारपीट का मामला है। इसमें किसी तरह का धार्मिक नारा लगवाने की बात सामने नहीं आई है। पीटीआई की खबर के मुताबिक इमाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मुस्लिम नेताओं का दावा है कि इमाम पर हमला कुछ नारे नहीं लगाने के कारण ही किया गया। खेल की दुनिया से भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर तनाव एक बार फिर देखने को मिला। दुबई में हुए एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से परहेज किया। ऐसा ही कुछ दोनों टीमों के बीच लीग स्टेज के मैच में भी हुआ था। इस बीच भारत ने यह मैच भी 6 विकेट से जीत लिया। भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा के 74 और शुभमन गिल के 47 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने पाकिस्तान के 172 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। असम के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक जुबीन गर्ग को लाखों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। रविवार को जब उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो शहर की सड़कों पर मानो जनसैलाब उमड़ पड़ा। गायक, गीतकार और अभिनेता जुबीन गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया था। उनकी मौत की खबर से पूरा राज्य गहरे सदमे में है। गुवाहाटी की हर गली और कई घरों में उनके लिए स्मारक बनाए गए। प्रशंसकों का मानना है कि जुबीन दा जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। वे एक ऐसे सांस्कृतिक प्रतीक थे जो अलग अलग धर्मों और समुदायों को जोड़ते थे। सोमवार से शारदीय नवरात्रि का उत्सव शुरू हो रहा है और इसके साथ ही गरबा आयोजनों को लेकर कुछ हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने नई मांगें रख दी हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार उनकी चिंता का विषय है गरबा में पहने जाने वाले कपड़े, बजने वाला संगीत और गैर हिंदुओं की एंट्री। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू जागरण मंच ने मांग की है कि गरबा पंडालों में पीठ दिखने वाले कपड़े बैन हों, बॉलीवुड संगीत न बजे और सिर्फ पारंपरिक पोशाक पहनी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पहचान पत्र, खासकर आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जाए और गैर हिंदुओं को आने की इजाज़त न हो। इंदौर में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने भी इन मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गरबा सिर्फ सच्चे साधकों के लिए है और इसमें अनुचित कपड़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, तो उस समुदाय के लोग गरबा में क्यों आते हैं।
उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि गैर हिंदुओं को गरबा पंडाल में घुसने न दिया जाए और एंट्री से पहले आधार कार्ड के साथ कलावा और तिलक की जांच हो। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कहा कि गरबा में शामिल होने वाले पुरुषों को धोती कुर्ता पहनना चाहिए और माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अब रुख करते हैं एक वैचारिक लेख का। आकार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100वें साल पर उसके सबसे लंबे समय तक प्रमुख रहे एमएस गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स का विश्लेषण किया है। आइए देखते हैं कि पटेल के मुताबिक इस किताब में क्या कहा गया है। गोलवलकर कहते हैं कि आरएसएस ने खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा, न कि हिंदू स्वयंसेवक संघ, क्योंकि राष्ट्रीय का स्वाभाविक मतलब ही हिंदू है। गोलवलकर के अनुसार भारत पूरी तरह से और केवल एक हिंदू राष्ट्र था। किताब में संघवाद यानी फेडरलिज्म को एक समस्या बताया गया है और एकात्मक सरकार की वकालत की गई है, यानी पूरे देश के लिए सिर्फ एक सरकार और एक विधायिका। गोलवलकर के विचारों के मुताबिक हिंदू विचार दुनिया में सबसे खास है क्योंकि केवल वही आत्मा के विज्ञान को जानता है। पश्चिमी लोग इससे अनभिज्ञ हैं। लोकतंत्र को भी त्रुटिपूर्ण बताया गया है क्योंकि यह विशेषज्ञों को बाहर रखता है। पंचायतों के बारे में कहा गया है कि वे तब सबसे अच्छा काम करती हैं जब उन्हें जाति के आधार पर चलाया जाए। भारत माता की परिभाषा में ईरान से सिंगापुर तक का क्षेत्र शामिल है, जिसमें श्रीलंका कमल की पंखुड़ी जैसा है। किताब में कहा गया है कि हमारे लोग ही हमारे ईश्वर हैं, लेकिन इसका मतलब सभी लोग नहीं थे, सिर्फ हिंदू लोग थे। और ईश्वर की सेवा का मतलब था उस समाज की सेवा जिसमें ब्राह्मण सिर, राजा हाथ, वैश्य जांघें और शूद्र पैर हैं। यानी जाति आधारित समाज की सेवा ही ईश्वर की सेवा थी। आकार पटेल लिखते हैं कि इस किताब में और भी बहुत कुछ है, जिसकी चर्चा वे बाद में करेंगे। राजनीतिक टीकाकार संजय के झा ने द वायर में लिखे अपने कॉलम में लोकतंत्र, संविधान और सरकार की मौजूदा कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके लेख के कुछ मुख्य बिंदु इस तरह हैं। वे लिखते हैं कि असली खतरा लोकतंत्र को नष्ट करने की कार्रवाई में है, न कि उसके लिए लगाई गई गुहार में। उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं पर एक मोबाइल ऐप के जरिए वोट जोड़ने और हटाने के आरोप का जिक्र करते हुए पूछा कि उस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। झा का कहना है कि चुनाव आयोग को कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने चाहिए, जैसे क्या राज्य के बाहर बैठे लोग वोटों को हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, और थोक में मतदाताओं को जोड़ने घटाने की शिकायतें इतनी आम क्यों हो गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी 2 सवाल पूछे हैं। पहला, लोकतांत्रिक सहमति से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की जा सकती, और दूसरा, 2023 में चुनाव आयुक्तों को उनके कामों के कानूनी नतीजों से छूट देने के लिए कानून क्यों पारित किया गया। झा ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर चले अभियान पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या एक नेता को अपनी छवि सुधारने के लिए लगातार इस तरह के प्रशंसा की जरूरत है। उन्होंने सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठाए कि भारत उनके कार्यकाल में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन गया है, जबकि आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिका और इजराइल के विरोध के बावजूद ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। इस फैसले से इजराइल पर गाजा में मानवीय संकट को कम करने का दबाव और बढ़ गया है। लंबे समय से अपेक्षित ये घोषणाएं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से ठीक पहले हुई। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार फ्रांस और पुर्तगाल भी इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। ये कदम 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे शांति का वो रास्ता मजबूत होगा जो 2 राज्यों के साथ साथ रहने पर आधारित है। वहीं अमेरिका और इजराइल ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे उग्रपंथियों का हौसला बढ़ेगा। और अंत में एक दिलचस्प सांस्कृतिक खबर, महालय की सुबह कई बंगालियों के लिए बीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज में महिषासुरमर्दिनी के पाठ से शुरू होती है। ऑल इंडिया रेडियो 1931 से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जो संस्करण सुन रहे हैं, हो सकता है वो आपके पड़ोसी के सुने जा रहे संस्करण से अलग हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिषासुरमर्दिनी को अतीत में कई बार रिकॉर्ड किया गया था। सबसे लोकप्रिय संस्करण 1962, 1966 और 1972 में रिकॉर्ड किए गए थे। आकाशवाणी कोलकाता ने इस साल 1972 का संस्करण प्रसारित करने की घोषणा की है। लेकिन अलग अलग रेडियो स्टेशन कौन सा संस्करण प्रसारित करते हैं, यह एक रहस्य है। और शायद यही महिषासुरमर्दिनी का असली जादू है। ये पुरानी यादों का एहसास और भद्र की आवाज़ का खिंचाव है जो हमें हर साल अपने रेडियो पर इसे सुनने के लिए मजबूर करता है। आज के हरकारा पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।
जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया